हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस में। बेटा, हमने एटॉमिक और आयनिक साइंस की वीडियो अपलोड की है। ओके, तो सभी बच्चे एटॉमिक और आयनिक साइंस की प्रीवियस वीडियो देखें। ओके, और हाँ बेटा, कल संडे हम फिर से लाइव आने वाले हैं और लाइव का टाइम रहेगा दोपहर 12 बजे। ओके, पहली वीडियो का, ठीक है। और दूसरा सेशन जो लाइव में चलेगा शाम को, उसकी जानकारी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओके, तो बेटा आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी से नीट, जेईई और जो भी यूनिवर्सिटी का सीटी एग्जाम होता है हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना, एक एक शब्द सुनना और उसके अच्छे से नोट्स बनाना। चलो बने रहिए मेरे साथ, सीखते हैं अभी। बच्चों, पहले बात करेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। पहले बात करने वाले हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए होता क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों, सिंपल सी बात, इसी वर्ड में लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। मतलब है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस पर चार्ज का इफेक्ट। ओके, जैसे कैसे होगा बेटा, हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या चीज है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किससे होते हैं? प्रोटॉन से। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, सेल सेम रहे, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनको खींचने के लिए। दैट इज, हम कहेंगे कि न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, और हम कह देंगे उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे देखिए बेटा, सपोज करो हमने दो एटम लिए बेटा, एक पी में 4 इलेक्ट्रॉन और एक बेटा पी में 5। ओके, और एक बेटा पी में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो गाइस जब हमने P3 देखा, हमने कहा ये दोनों क्या है बेटा, ये तीनों जो है कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेकंड सेल वाले, ठीक है। तो सेकंड सेल वाले हैं बेटा, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है। हमने कहा यहाँ पर P3 है, यहीं पर P4 है और यहीं पर P5 है। बेटा, ये न्यूक्लियस जो है इसका अट्रैक्शन तो यहीं तक है, क्लियर। आउटर इलेक्ट्रॉन तो हमें सेम जगह मिलेगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है 5। तो क्या इस न्यूक्लियस को, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी अंदर खींचने के लिए? यस। क्या इसके कंपैरिजन में इसको कम पावर लगानी पड़ेगी? क्या इसको बिल्कुल कम लगानी पड़ेगी? यस, हाँ बेटा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, द फोर्स जनरेट बाय द न्यूक्लियस। किसके लिए बेटा? फॉर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। क्या बेटा? कि द फोर्स जनरेट बाय द न्यूक्लियस। किसके लिए? बाय द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट electron, outermost electron. Okay, the force generated by the nucleus for attracting क्या बेटा? outermost electron. outermost को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस से फोर्स लगाएगा। क्लियर है? दिस इज called effective nuclear charge। बेटा, इसी को बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अगर सेम सेल है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम सेल है। जैसे हम कहने लगे बेटा, एक घर है। ओके, ध्यान से सुनना, एक घर में एक बंदा रहता है, छोटा, थोड़ा बड़ा रहता है, और एक बंदा हट्टा कट्टा ऐसे रहता है। ओके, अगर हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, मान लो हमारी उनसे कोई लड़ाई हो गई है, तो अगर हम पहले छोटे से हुए तो क्या करेंगे? आराम से जाएंगे, 2 थप्पड़ मार के आ जाएंगे, होगा?
ओके, फिर उससे थोड़ा बड़ा था जाएंगे तो उधर से भी तो प्रतिक्रिया हो सकती है बेटा, वो भी तो मार सकता है। तो अब हमें और तैयारी करके जानी पड़ेगी, मानते बात। और अगर वो दबंग आदमी जिम करता हो, अच्छे ढोले सोले हो जिसके, उसको मारने के लिए जाना पड़े तो पॉसिबिलिटी बेटा हमें पिट कर। इसका मतलब क्या है कि अगर उसको पीटने के लिए जाना पड़ेगा तो पूरी सेना लेकर जानी पड़ेगी भाई, कहीं खुद ना पट जाए। पता चला मालिक पट गया, और फिर अगर मालिक पट गया तो बाकी पब्लिक तो वैसे ही भाग जाएगी ना। हाँ, ऐसा ही होना है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। समझ भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम थे, थोड़े पावर में काम चल जाएगा, खींच लेगा। जैसे सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े और ज्यादा पावर बढ़ेगी, है ना। मैंने सेम घर की बात की थी, मतलब सेम सेल की बात की थी। क्लियर पॉइंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पीरियड है? यस। और क्या ये कह सकता हूं कि अगर P3, P4, P5 पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यस बेटा इंक्रीज होगा। क्लियर पॉइंट। लेकिन अगर यही डाउन द ग्रुप की बात हो जाए, जैसे 2p 3p3 हो जाए और ये 4p3 हो जाए, तो चार्ज घट जाएगा। रीजन, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा 4 में तो p के इलेक्ट्रॉन p पूरा भर चुका होगा 3। क्लियर। तो अट्रैक्शन तो p तक रहेगी, बाहर के इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब। बस भाई अट्रैक्ट तो करेगा उनको, अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन उतनी पावर से नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि न्यू सेल में जा रहा हो। समझे बात को, न्यू सेल में जा रहा है तो न्यू सेल का इलेक्ट्रॉन अटेंड करना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो अपना सेल पकड़ेगा। बस भाई, तो बाहर वाला जैसे ही नीचे की तरफ साइज इंक्रीज हुआ तो अब उसका फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था साइज में कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूम रहा है बाहर बड़े साइज में, तो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी उस पर क्या होती है, कम होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास पास घूम रहा है तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो बेटा ये अब यहाँ पर P3 था, एक यहाँ पर हो जाए P3 ही, इलेक्ट्रॉन सेम होना। ओके, ये 2p और ये कौन सा बेटा, ये सॉरी ये 3p और ये 4p। ओके, तो सारा फोर्स तो यहाँ लगेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं आसानी से जब इनका फोर्स नहीं है तो, है ना। जैसे कह देते हैं ना भाई कि क्या है, हमने कह दिया मानो एक खेत है, ओके, उस खेत के सेंटर में एक बंदा है और जो उसकी जो दीवारें होती है खेत की, चार दीवारें जो होती है, जो मैट जिसको हम बोलते हैं, वहां से कोई बंदा मिट्टी लेकर जा रहा हो। अगर एक खेत है तो और वो बंदा सेंटर में है और उसकी दीवार से मिट्टी लेकर जा रहा है, तो बेटा उसकी निगरानी रहेगी, वहां पर वो उस बंदे को पकड़ लेगा और उसको मिट्टी नहीं ले जाने देगा। इज इट क्लियर? यस। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 10 खेत हो जाए आसपास और वो बंदा सेंटर में है और 10वां जो खेत है बाहर वाला उससे कोई मिट्टी लेकर जा रहा, तो क्या वो उसको पकड़ पाएगा? क्या अब पूरे खेत पर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है? नहीं, जब तक तो वो भाग कर जाएगा तो लेकर भाग जाएगा, है ना। क्लियर? हाँ, तब तक वो लेकर भाग जाएगा। बेटा सेम वही केस, जब इसकी फील्डिंग जैसे बढ़ती जाएगा, फील्ड बढ़ता जाएगा, इसकी पावर कम होती चली जाएगी। क्लियर? क्योंकि एस ऑर्बिटल शील्ड करता रहता है, इसको प्रोटेक्ट करता रहता है, वो नहीं चाहता कि बाहर जाए, न्यूक्लियस का फोर्स बाहर जाए, तो वो अंदर के अंदर ज्यादा लगेगा, बाहर की तरफ कम लगेगा। और अगर बाहर की तरफ कम लगा है तो हम कह देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बाहर इफेक्टिव कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। बोल क्लियर? यस। चलो क्या लिखेंगे फिर कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। बोलो क्लियर पॉइंट, इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज। रीजन क्या बेटा, रीजन देंगे साइज इंक्रीज। रीजन क्या बच्चों, साइज इंक्रीज। अब हमें ये देखना है, जब हमने साइज देखा था पॉजिटिव नेगेटिव से, तो क्या कोई इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर भी पड़ेगा?
यस, अभी देखते हैं इसको। ओके, बच्चों दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं फिर से। जैसे एक हमने लिया बेटा ऑक्सीजन और एक लिया ऑक्सीजन पॉजिटिव। क्लियर? पहला पॉइंट तो यही हमारा कि भाई ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही क्या है, प्रोटॉन। बेटा न्यूट्रल, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन, ये होने चाहिए थे, लेकिन बेटा एक पॉजिटिव आया तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, आप ही बता सकते हो फोर्स किसमें ज्यादा बेटा? यस, इसमें ज्यादा। क्यों? क्योंकि 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को मोर अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यस, तो क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। बोलो क्लियर? तो क्या रिलेशन बना दूं? ये बेटा साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा है ना? क्लियर बेटा। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के इनवर्सली। अगर साइज कम हुआ, कम, तो चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। साइज अगर ज्यादा हुआ तो होल्डिंग कैपेसिटी भी कम, चार्ज भी कम। क्लियर? चलो, ये तो था इफेक्टिव चार्ज। अब बात करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ओके, बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन भी। ओके, देखो हमने एक क्वेश्चन लिया बेटा, Na प्लस Mg2 प्लस और Al+3, आपको बताना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी बात की थी बेटा, साइज जिसका कम उसका चार्ज ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज आने से प्रीवियस वीडियो देखो, पॉजिटिव चार्ज आने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसमें, तो साइज इसका ज्यादा हुआ, ये साइज का ऑर्डर है बेटा। ओके, तो साइज के इनवर्सली ये होता है, तो बेटा इफेक्टिव चार्ज ऑर्डर क्या हो गया, एल्यूमिनियम+3 ज्यादा देन मैग्नीशियम और देन सोडियम। बोलो क्लियर? यस सर लो? हाँ। नेक्स्ट बच्चों मुझे करना है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट एंथैल्पी। ओके, वेरी इंपोर्टेंट। नीट हो, जेई हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सीईटी हो, कुछ भी हो, सब में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आने बेटा, कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि टेबल में मोस्ट इंपोर्टेंट आयोनाइजेशन। क्लियर है? चलो देखते हैं होता क्या बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन, ओके, क्यों पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या बेटा। क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, required for removal of outermost electron from their valence cell, their मतलब एटॉमिक बेटा। ओके, एटम के वैलेंस सेल जो है बेटा, उसके आउटर में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वो एक एनर्जी से निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसमें। अगर हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो जो एनर्जी दे जा रही है उसी को बोलते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पसंद भाई? मतलब आयन में फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी दी गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? ओके, चलो हम कुछ कंडीशन और चेक करते हैं इसमें। स्टेबिलिटी कंडीशन, इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन बनेगी ना बेटा, स्टेबिलिटी, ये मॉलिक्यूल नहीं चाहते कि एनर्जी मिले और इलेक्ट्रॉन निकले, ये नहीं चाहते। कौन कौन सी बेटा? वो दो कंडीशन। पहली कंडीशन, फुल्ली फील्ड
एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला तो बेटा फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे, या तो वो ये रहे अगर ऐसे हो तो, या फिर वो ये रहे अगर p है तो, और या फिर वो ये रहे अगर d है तो। दिस इज फुल्ली फिल्ड बेटा, बात समझ में आई। अगर फुल्ली फिल्ड है तो ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके। दूसरा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे बेटा, अगर एस वाला है तो एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर पी वाला है तो बेटा सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन, और अगर डी वाला है तो इसमें भी क्या आएगा बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा कुछ है तो ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन निकले। ओके, क्लियर बेटा, ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर जाए, लेकिन इस केस से ज्यादा स्टेबल है बेटा ये केस। बस भाई, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये फिर भी निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला केस, बट ये वाला केस कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करने वाला है। ओके, एक पॉइंट और बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो वो नोबल गैस को अटेंड करना चाहे, अगर हो रहा हो तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। बात ध्यान से सुना भाई, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, मतलब जो पिछला सेल है वो फुल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। क्लियर पॉइंट। चलो एक छोटी सी अब बात करते हैं हम कि अगर इसमें एनर्जी ज्यादा और इसमें एनर्जी कम है तो बाकियों में क्या रहेगी। मानो ये है हमारे पास, जैसे ध्यान से सुनना भाई, अभी मैंने बोला कि या तो ऐसा होना चाह रहा या फिर इनमें से होना चाह रहा है। ओके, तो ये जो सेल है इसको गौर से देखो थोड़ा सा, क्या ये सेल चाहता है कि ऐसा बने या चाहता कि ऐसा बने? चाहता है बेटा। तो कब चाहता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो अगर वो खुद ही चाह रहा है इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या मैं थोड़ी सी एनर्जी से ही उसको निकाल सकता हूँ? बस नहीं, दोबारा सुन, एक कंसेप्ट देता हूँ। ओके, एक एग्जांपल देते हैं, डोंट वरी, समझा छोड़िए। ओके, देखो सपोज करो दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कहते हैं चाइल्डहुड से, बचपन से ही लंगोटिया यार है ना, लंगोटिया यार समझते हो, बचपन से कि हाँ अगर बाथरूम करने भी जाएंगे तो साथ लेके चलेंगे, होता ना क्लासेस में कि हाँ भाई चलते हैं, है ना, तो वो लंगोटिया यार है। अब क्या होगा, एक तीसरा बंदा आया बाहर से और उसने देखा यार इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, चलो तोड़ने की कोशिश करता हूं। तो उसने एक दोस्त को बोला कि यार तेरा दोस्त ये तो ऐसा वैसा है और चल हम घूमने चलते हैं कहीं, मतलब वो उनकी दोस्ती तोड़ना चाहता है। तो अगर उनकी दोस्ती चाइल्डहुड से है, बचपन से ये पक्की है, तो बाहर वाला जो तीसरा बंदा आया उसको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा दोस्ती तोड़ने के लिए, ज्यादा लगाना पड़ेगा? बोलो क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा? थोड़ा है ज्यादा? हाँ, उसको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेगा। हो सके आप पहले दिन ना बहकाई मारे, है ना, हो सकता है दूसरे दिन बहकाई ना आए, तीसरे दिन ना आए, हो सकता है ज्यादा 1 महीना बीत जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर वो कोशिश करता रहेगा तो एक दूसरे की, उसकी बातें उससे लगाएगा, उसकी बातें उससे लगाएगा, तो एक दिन दोनों के बीच दरार पड़ेगी और वो अलग होंगे। मतलब उसको बहुत सारा टाइम लगा, बहुत एनर्जी लगी, यस। लेकिन एक दोस्त ऐसा बना, नया नया अभी बना, है ना, दोस्ती ऐसी है, हाँ ठीक है, हाथ बाय हाय बाय साय हो जाती है। तीसरा बंदा आया, उसने देखा इनको तोड़ो दोस्ती, उसको कितने एफर्ट लगाना पड़ेगा? थोड़े से में काम हो जाएगा। क्यों? वो 1-2 दिन कहेगा अरे किसके साथ घूम रहा है, ये तो वहां लड़ता झगड़ता रहता है, भिड़ता रहता है, या इसके तो वो कांड है, फलाने कांड है, चाकू मारते, गोली चलाती वगैरह वगैरह, डाकू डकैत चोर है, कुछ भी कह देगा उसके बारे में, वो तुरंत हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, जब उसके साथ बोलेगा भाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लूजली बाउंड है, अनस्टेबिलिटी है, तो बाहर वाले को एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आसान भाई। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बाहर वाला चाहे कुछ भी कहता नहीं,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, नहीं निकल रहा एनर्जी। बस नहीं, सेम ऐसे ही आजकल घरों में इसी है, घरों में बॉन्डिंग तो बेकार है। बेकार क्या मतलब लूज है, कोई किसी विश्वास नहीं करता। जैसे होता है ना सास बहू में होता है, क्या होता है, बहू को लगाया किसी ने और बस सास से फिर होने लगा। और अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो जैसे ही बहू को कुछ कहेगा सीधा मुंह रोक देगी, चुप, तुझे क्या पता हमारे बीच में क्या है। बस नहीं, अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, अगर स्टेबिलिटी तो एनर्जी हाई, और अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो एनर्जी कम। बहुत सिंपल सी बात है। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एलिमेंट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब तो पता कुछ भी, तुम भी कुछ भी कर सकते हो, है ना, इसी के लिए कुछ भी। सेम ये भी बेटा कुछ भी कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी जाएगी उसी को क्या कहेंगे हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो क्लियर भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको क्वेश्चनों में अप्लाई करके। क्लियर, देखो कहोगे सर बहुत सारा टाइम ले गए, समझे बेटा, समझाने में टाइम लगेगा डेफिनेट, लेकिन एक बार समझ में आ गया जिंदगी नहीं भूलने वाली। देखो अगर हम बात कर ले बच्चों, हमने बात कर लिया किसका, लिथियम एंड बेरिलियम, इन दोनों की बात की। ओके, ध्यान से सुनना। एटॉमिक नंबर कितना दोनों का बताइए, इसका 3 और इसका 4। बेटा अगर एटॉमिक नंबर जितना है न्यूट्रॉन में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। ओके, तो क्या लिखेंगे 1s2 क्या लिखेंगे 1s2 कौन सा स्टेबल शेप, दिस इज द वैलेंस शेल, आउटर शेल, एक इलेक्ट्रॉन और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। यार किसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इस वाले को, क्योंकि स्टेबल, और इसको थोड़ी सी एनर्जी में काम हो जाएगा भाई। और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालकर कौन सी शेल बना लेगा भाई, अगर ये 2s में से निकल जाए, 0 हो जाए, तो 1s2 जो कि किसकी है बेटा, हीलियम की, और मॉलिक्यूल चाहता ये है कि नॉर्मल गैस हो जाए, अनरिएक्टिव हो जाए, ओके, स्टेबल हो जाए। बस भाई, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी फिर दूसरे को देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये वैसे भी स्टेबल है, तो एनर्जी क्या लगेगी, हाई लगनी है। हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी बेटा, बेरिलियम की हाई है, किससे, लिथियम से। पहला समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे सब आएगा। नेक्स्ट बेटा, सपोज करो हमने क्या लिया बेटा, हमने लिया बोरॉन और कार्बन। ध्यान से सुनना भाई, एटॉमिक नंबर सबसे पहला पॉइंट 5 और 1 6। This is 1s2 2s2 2p1, this is 1s2 2s2 2p2। लास्ट सेल बेटा दिस, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। लास्ट सेल दिस, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बेटा ध्यान से सुनिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाकर कौन सा सेल बनेगा, ये वाला, और इसको 1 की ही जरूरत है तो ये बन जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये तो फुल्ली स्टेबल, बट इसको 2 निकालने पड़ेंगे तब स्टेबल बनेगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन, है ना, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसमें से या इसमें? इसमें देनी पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि ये तो खुद चाह रहा है कि निकले और स्टेबल बने, बट इसमें अगर तुमने निकाल भी दिया तो स्टेबल थोड़ा ही है। तो इससे अच्छा है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, है ना। तो इसमें एनर्जी ज्यादा, ये नहीं चाहता कि निकले, ठीक। तो क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन बोरॉन। बोलो समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। कार्बन का सेल बेटा अभी लिखा मैंने ये वाला, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो p में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, ओहो मिल गया भाई, जो चाहिए मिल गया। क्लियर? यही तो चाहिए था, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन ये नहीं है, ये बनाना चाहेगा लेकिन वो बना हुआ है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस में ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं चाहता कि टूटे, जिंदगी में टूटे, ये चाहता ही नहीं है।
क्लियर पॉइंट। इलेक्ट्रॉन टूटा हुआ है खुद, तो इसमें से क्यों खराब कर रहे हो, क्यों एनर्जी ज्यादा लगेगी, समझ में बात। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन के आयनाइजेशन ज्यादा है किससे, कार्बन से। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, किसकी बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो बेटा इसमें तो P में 3 है, तो इसमें P में 4 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 देखो 3 और ये बेटा 4। बोलो किसमें एनर्जी ज्यादा अभी भी, बताओ। हाँ नाइट्रोजन में, क्यों, क्योंकि वो तो स्टेबल स्टेट, लेकिन ये क्या है, ये अनस्टेबल हो, अनस्टेबल है। तो ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये बन जाए, चाहता है खुद ही, हाँ बिल्कुल चाहता है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है बेटा वो नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन से, ध्यान रखना नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा और नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज्यादा, ओके। लेकिन अगर आ जाए इन सब का कौन बेटा, ये भैया फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 कैसे बनेंगे भाई, P में 4 आया था, P में 5 आया, ओहो ये तो कुछ अलग ही केस में है भाई, है ना। क्या चाहता है, क्या ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कभी नहीं, क्योंकि ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ओके। तो ये क्या बन जाए, तो बन जाए फुल्ली स्टेबल। तो बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगनी है, फ्लोरीन में लगनी है बेटा, क्योंकि ये चाहता ही नहीं, कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि इसको जरूरत है बस मौके की तलाश है कि एक इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। समझ में आई, समझ में आई। सबसे ज्यादा एनर्जी आयनाइजेशन की किसकी, फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बोरोन। बोलो ट्रेंड समझ में आया। और इससे भी ज्यादा नियोन, क्यों नियोन, क्यों बेटा, क्योंकि नियोन का सेल 10 एटॉमिक नंबर P6 वो पहले ही फुल है, वो पहले ही फुल है, ओके। तो नियोन की इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, बच्चों समझ में आया। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि along the period ionization enthalpy are increases, बोल सकता हूं बेटा। बस एक्सेप्शन कहां था, नाइट्रोजन के केस में, क्लियर, ये आपको याद रखना। along the period ionization enthalpy are increases, लिख लो along the period ionization enthalpy increases, और एक्सेप्शन ये रहा आपके सामने, एक्सेप्शन तो होते ही भाई ऑर्गेनिक में, क्लियर पॉइंट। चलो ये तो थी पीरियड, अब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ग्रुप की बात करते हैं। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप, कि ग्रुप में क्या रहेगा, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम, दिस इज रुबिडियम और सीजियम, या फिर दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन, या बेटा यहां आता है 3s में 1, यहां 4s में 1 आएगा, सॉरी 2s में 1, या 3s1, 4s1 और ये 5s1 और ये 6s1। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्लियर। लास्ट है बेटा, लास्ट, ओके। ऑलरेडी पता चल गया होगा कैसे, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, ये वाला मेरे पास में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो जल्दी बता दीजिए, इधर देखो सारे बच्चे, कि न्यूक्लियस ये रहा और ग्रुप ये रहा बेटा, किसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगनी और किसका ज्यादा, जल्दी बताइए, किसका इलेक्ट्रॉन निकालने के, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ बिल्कुल राइट, फिफ्थ का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए क्योंकि दूर है, बस भाई। जैसे जैसे साइज बढ़ा अट्रैक्शन क्या हुई क्या हुई, कम, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, बस भाई। तो बेटा हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप,
Ionization enthalpy decrease due to size increase. Hence, effective nuclear charge decrease. Effective nuclear charge decrease. क्या मैं रिलेशन बना सकता हूं आयनाइजेशन का कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? एक रिलेशन कि साइज जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। क्या मैं एक रिलेशन और बना सकता हूं क्या कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका चार्ज बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस और नो? क्लियर है बेटा? डायरेक्टली चार्ज बढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। क्लियर हुआ नहीं? यस बेटा अभी हमने सीखा था, वीडियो लेंथी हो रही है ओके। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने का यहाँ पर बेस्ट कंसेप्ट ओके। लेकिन अगली वीडियो में हम देखेंगे सेकंड आयनाइजेशन और साथ में बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे ओके। और धीरे धीरे टेबल की तरफ फिनिशिंग की तरफ हम बढ़ते रहेंगे ओके। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और नोट्स प्रॉपर बनाए बेटा। और आपको एक अहम जानकारी जो कि कल लाइव आने वाले हैं बेटा दोपहर 12 बजे ओके। टेबल का वन शॉट यहाँ पर आपको पूरा करके दिखाया जाएगा। वन शॉट सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे वन शॉट। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनवाइट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।